जय हिंद साथियों। आरपीएफ एलडीसी एग्जाम के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। अपने इस चैनल पे आपका अपना कीमती समय देने के लिए प्रेम पूर्वक आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार हो। आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और मूल विधि के अंतर्गत जो है आज हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको मालूम है 2021 का जो एएसआई का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था, प्रमोशन परीक्षा हुआ था एएसआई का, उसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार से कई सारे प्रश्न बने थे और प्रश्नों को कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया था, जहां से बहुत सारे कन्फ्यूजन हुए थे और उन परीक्षाओं में कुछ बहुत छोटे लेवल की चीज़ें जो है गलत हो गई थी, जिसके कारण जो है वो प्रश्न गलत हुए थे। आज मैं इस सेगमेंट के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का से संबंधित जो चीज़ें होंगी उनको यथासंभव एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर जो है और राष्ट्रीय स्तर तक के जो भी प्रोविज़न हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाना संभावित है, उन प्रश्नों को जो है हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। तो सबसे पहले हम लोग जो है जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ और इसके पहले जो है यह एक सांविधिक संस्था या विधिक संस्था के रूप में जो है यह संसदीय विधि का गठन हुआ था 1993 में। और मानवाधिकार का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मानवाधिकार जो है यह एक जो है जन्मजात अधिकार है जो मनुष्य को मानव होने के नाते यह प्राप्त होने वाला अधिकार है जो उसके जन्म से ही प्राप्त होता है। जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, धर्म आदि के आधार पर बिना भेदभाव के यह अधिकार प्राप्त है, चाहे वह व्यक्ति समाज के किसी भी जाति में या किसी भी संगठन या किसी भी समुदाय से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, सबको जो है मानवाधिकार जो है प्राप्त है। और मानवाधिकार एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल से होते हुए और नेशनल लेवल तक इसका जर्नी कैसा रहा इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले नेल्सन मंडेला का एक कथन है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में है। लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना उनके मानवता को चुनौती देना है। यह नेल्सन मंडेला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। नेल्सन मंडेला जो है यह साउथ अफ्रीका की एक समाज सुधारक थे और इनको भारत रत्न भी मिला है। 1990 में जो है भारत सरकार के द्वारा इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 1990 के अंतर्गत में। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है इससे संबंधित चीज़ों को देखने के पहले हम लोग कुछ इसके इंटरनेशनल जो इसके घटनाक्रम हुए उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो है यूडीएचआर यानी कि मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा से संबंधित इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यह जो है यह एक संस्था थी और इस पेरिस की संस्था है और इस संस्था के द्वारा संयुक्त रूप से जो है यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को यह जो है अपनाया गया है और यूनाइटेड नेशन की 183वीं बैठक में जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में इस तिथि को मनाया जाता है। तो यूडीएचआर जो है यह एक पेरिस की एक संस्था है और इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है यह दोनों का जो संयुक्त रूप जो है इसके द्वारा जो है यह मानवाधिकार को जो है मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और इसी के रेफरेंस में 10 दिसंबर 1948 को जो है यह इस आयोग का गठन किया गया और 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में जो है हम लोग इस चीज़ को मनाते हैं। मानवाधिकार के जनक की अगर बात करें तो मानवाधिकारों के जो जनक थे वो प्रोफेसर हेनकिन थे और
आगे हम लोग यूडीएचआर के बारे में देखते हैं। यूडीएचआर क्या था? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा इसमें हुई थी और इसमें 30 आर्टिकल थे, जो कि वो आर्टिकल जो है उन सभी देशों के लिए जो है महत्वपूर्ण था अपने संविधान में लागू करना, जो इस जो है यूडीएचआर के अंतर्गत जो है जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे और मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक जो घोषणा हुई थी उसके अंतर्गत सदस्य बने थे, जिसमें भारत भी एक सदस्य रहा है। तो ये 30 अनुच्छेद जो है उसमें शामिल है, जो कहीं से ना कहीं आप देखेंगे तो जो हम लोगों का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे कहीं ना कहीं वो बिलोंग करता है। तो ये 30 अनुच्छेद क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वो 30 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। यूएन की 183वीं बैठक में यह घोषणा पत्र जो है जारी किया गया था। घोषणा के पक्ष में 48 देशों ने मतदान किया और इसमें से 58 देशों ने भाग लिया था और 48 देशों ने इसमें मतदान किया, जिसमें भारत भी शामिल रहा। और भारत ने इस घोषणा पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए और जो मानवाधिकारों से संबंधित जो सार्वभौमिक घोषणा थी उस चीज को अपने देश में अपनाया। यह जो है इंग्लिश और फ्रेंच यानी कि द्विभाषी दस्तावेज के तौर पे इसको अपनाया गया। जो इसका जो है ड्राफ्ट जो बनाया गया वह जो इंग्लिश और फ्रेंच यानी कि द्विभाषी दस्तावेज के रूप में इसको तैयार किया गया। और इसका आधिकारिक जो अनुवाद है वह चीनी, रूसी और स्पेनिश में इसका जो है आधिकारिक अनुवाद किया गया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2019 में जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है इसको सबसे ज्यादा अनुवाद करने वाली कई सारे भाषाओं में अनुवाद करने वाले दस्तावेज के रूप में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2019 में शामिल किया गया। आप सोच सकते हैं इसे कितना महत्वपूर्ण है। और 298 अनुवादों के साथ सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज जो 2023 तक का ये डेटा है, इसमें 555 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इससे आप सोच सकते हैं कि कितना लोकप्रिय है पूरे यूनिवर्स में, ऑल वर्ल्ड में जो है, और मैक्सिमम देशों ने जो है मानवाधिकार को जो है अपनाया है, और जो कि एक सभ्य और एक जो है लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब देखते हैं अब भारत के बारे में। यहाँ दो चीजें हैं एग्जाम के लिए आपको इसमें देखना है। 58 देश जो है इसमें भाग लिए थे यूडीएचआर के अंतर्गत और 48 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। और इसमें 30 तरह के जो आर्टिकल हैं उसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल है। इसमें इस घोषणा पत्र के अंतर्गत था कि जो भी देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे वो देश अपने संविधान में इन सारी चीजों को मानवाधिकार के पक्ष में लागू करेंगे। और आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत भी वो सारे आर्टिकल कहीं न कहीं से लागू होते हैं। अब देखिए यूडीएचआर का नाम आप याद रखिएगा। यूडीएचआर पूछा जा सकता है। यूडीएचआर का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूडीएचआर जो है एक संस्था थी, जिसमें से कि इस संस्था के द्वारा जो है 58 देशों के जो सदस्य हैं इसमें भाग लिए थे और जिसमें मानवाधिकारों के संबंधित सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, जिसमें से कि कुछ देशों ने जो है इसमें हस्ताक्षर किए, उन्होंने जो है इन सारी चीजों को माना। 48 देशों ने इसमें मतदान किया था और इन सारी चीजों को उनके द्वारा माना गया था। अब जो 30 आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं कि कौन जो सदस्य देश थे वो 30 आर्टिकल कौन कौन थे जिसको मानने के लिए उनको इस घोषणा पत्र में जिनको कि हस्ताक्षरित किए गए थे। तो इसमें क्या है देखिए, सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह जो है आर्टिकल 1 में था। जो यूडीएचआर का 30 आर्टिकल है उसमें पहले आर्टिकल में है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जिसको कि आप अपने संविधान के आर्टिकल 15 में आप इस चीज को देख सकते हैं। आर्टिकल 15 में ये चीज देख सकते हैं कि सभी मनुष्य को स्वतंत्र और समान पैदा हुए, उनके साथ सामान्य व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरा है भेदभाव से मुक्ति। इसको भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में आप देख सकते हैं कि समान सब भेदभाव से मुक्ति। जीवन का अधिकार आप देख सकते हैं, यह हमारे आर्टिकल 21 में आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जो है जीवन का अधिकार, कि सबको जीवन का अधिकार और सबको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 4 में जो है गुलामी से मुक्ति, जिसको कि आप 23 में देख सकते हैं। 23 में जो है आर्टिकल 23 के अंतर्गत आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के, जिसमें गुलामी से मुक्ति के बारे में किया गया है। और यातना से मुक्ति, और इसको जो है आप 24 में देख सकते हैं, आर्टिकल 24 में देख सकते हैं यातना से मुक्ति के बारे में।
कानून के समक्ष मान्यता, इसको देख सकते हैं आप 14 में आर्टिकल 14 में देख सकते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में इसको देख सकते हैं। विधि के समक्ष समानता, इसको भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के अंतर्गत इसको भी आप देख सकते हैं। 9वां में है मनमानी हिरासत से संरक्षण, जैसे कि किसी को भी मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण जो है, यह 39 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 39 में बताया गया है कि जो है मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में या मनमानी हिरासत में संरक्षण से संबंधित चीजों को बताया गया है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जो सदस्य देश थे उनको जो है अपने संविधान में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को जो है लागू करने के लिए जो है उस घोषणा पत्र के अंतर्गत जो है बताया गया था। अब ये सारी चीजें बताने का हमारा मतलब यही है कि जो इसकी बेसिक चीजें हैं उसके बारे में हम लोग जानें कि जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 30 आर्टिकल हैं, उसमें क्या क्या है एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि फिर आप हमारा यह बताने का मतलब यह था कि जो भी सदस्य देश थे उनको इसमें शर्त था कि वो अपने संविधान में इन सारी चीजों को, जो भी इसमें आर्टिकल दिए गए हैं 30 आर्टिकल को अपने संविधान में जगह देंगे, और वो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत देख सकते हैं। आर्टिकल 10 में क्या है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, दोषी साबित होने तक निर्दोष मानना, निजता का अधिकार प्राइवेसी के बारे में है, आवाजाही एवं निवास की स्वतंत्रता के बारे में है, शरण का अधिकार है। अब देख सकते हैं जैसे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भारत के में जो शरण दिया गया है, कई सारे इसके पहले भी ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम हुई है जिसमें भारत ने शरण दिया है। राष्ट्रीयता का अधिकार, विवाह एवं परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता है, संपत्ति के अधिकार से जो है मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता है। धर्म या विश्वास का स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपका आर्टिकल 19 में बताया गया है। शांतिपूर्वक सभा, यह भी आर्टिकल 19 में बताया गया है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से बिलोंग करती है। सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार, एक्स मतदान के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, सामाजिक सुरक्षा, काम का अधिकार, समान काम समान वेतन, उचित पारिश्रमिक, ट्रेड यूनियन बनाने से संबंधित, आराम का अधिकार, काम के कितने घंटे और इनको छुट्टियों से संबंधित अधिकार हो गए, पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, कपड़े, भोजन, आवास, चिकित्सा, मातृत्व, इन सारी चीजों का अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार जो 39A के अंतर्गत 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आपका हो गया। सांस्कृतिक, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन में और स्वतंत्र और निष्पक्ष संरक्षण का अधिकार, अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य और मानवाधिकार जो है अहस्तांतरणीय है। तो ये 30 जो है आर्टिकल है, इसको जो है सदस्य देशों के द्वारा जो है अपने संविधान में अपनाया गया है। और यहाँ बताया गया है कि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को यूडीएचआर में प्राप्त अधिकारों को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को इन अधिकारों को समाप्त करने का जो है अधिकार नहीं है, इसमें यूडीएचआर के अंतर्गत बताया गया है। अब चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के ऊपर जो अपने देश में मनाया गया है। तो इससे संबंधित चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जान जाइए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि यह किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नाम नहीं लिया गया है, कहीं भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है नाम नहीं लिया गया। यह एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है। और यह जो किस प्रकार की संस्था है, यह सांविधिक संस्था और विधिक संस्था है, जिसका संसदीय विधि के द्वारा जो है इसका जो है गठन हुआ है। तो जब भी प्रश्न आए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार का है, तो याद रखिएगा यह गैर संवैधानिक संस्था है। यह क्या विधिक संस्था या सांविधिक संस्था है, जिसका गठन किसके द्वारा, संसदीय विधि के द्वारा जिसका गठन किया गया, जिसमें आप आगे देखेंगे कि अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है संवैधानिक सांविधिक तरीके से जो है होता है, और जो है राष्ट्रपति के द्वारा किस तरह से इन सारी चीज़ों की इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यह एक सांविधिक संस्था है, यह जो है यह एक जो है गैर संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो है किस तरीके से यह कार्य करता है। तो देखिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है HRC जो ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसमें 2 लेवल पर यह कार्य करता है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए यह जो है यह राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करेगा, राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करेगा।
और दूसरा क्या है, राज्य स्तर पे कार्य करेगा, राज्य स्तर पर कार्य करेगा। तो राष्ट्रीय लेवल पे जो कि आप जो है NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, और राज्य स्तर पे जो है हर राज्य का जो है यह जो है ह्यूमन राइट जो है एक आयोग होता है। तो यह जो है राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे कार्य करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के बारे में और राष्ट्रीय स्तर से संबंधित चीज़ों को, क्योंकि जो है राष्ट्रीय स्तर से ही ज़्यादा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो है संस्था जो है यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्री कौन है, श्री अमित शाह जो है, श्री अमित शाह जी जो है गृह मंत्री हैं। और यह जो इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना की अगर बात करें तो इसमें जो है एक जो है अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट का कौन होता है, यह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। यह जो शुरू में जो हमारा NHRC था, नेशनल ह्यूमन राइट था, तो इसमें यह बताया गया जो अध्यक्ष होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के CJI जो है पूर्व CJI होंगे, ये CJI नहीं होंगे, पूर्व CJI यानी कि जो रिटायर CJI हैं उसको होना चाहिए। लेकिन वर्ष 2019 में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्ष 2019 में इसमें बदलाव करके और यह बताया गया कि जो इसके अध्यक्ष होंगे वह जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। रिटायर्ड जज भी इसके सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज हैं वो भी हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल जज भी हो सकते हैं। और इसमें जो है सदस्य कितने होते हैं, ये चीज क्लियर हो गया कि अध्यक्ष जो है कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो है यह या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो सकते हैं। यह 2019 में बताया गया कि जो अध्यक्ष कौन होंगे, यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI अथवा कोई भी सामान्य जज हो सकते हैं। अब इसमें इसके जो है सदस्य कितने होंगे, तो इसमें 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आगे आपको मैं यहाँ इसी सेक्शन के अंतर्गत जो है 10 प्रश्न भी दिया हूँ, जो कि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब प्रश्न लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ हो जाए। एक अध्यक्ष होंगे और 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इसमें कौन होंगे, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अब ये 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें होंगे रिटायर्ड चीफ होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के। कौन कौन सदस्य होंगे इसमें, रिटायर्ड, थोड़ा जगह का कमी है इसलिए मैं उतना साफ, रिटायर्ड जो है चीफ जज CJI होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड CJI होंगे। और कौन होगा, तो रिटायर्ड जज आप सुप्रीम कोर्ट होंगे, रिटायर जो है यह जज होंगे, रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर जज होंगे। ये जो पूर्णकालिक सदस्य होंगे इनके बारे में बात की जा रही है। और तीसरा, ये एक हो गया, ये 2 हो गया, और तीसरा कौन हो गया कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होंगे। और इसमें 2 सलाहकार होंगे, 2 सलाहकार। अब यहां देख लीजिए, यहां 5 हो जा रहे हैं, 2 3 4 5, तो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जो कि जिसमें से कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, और रिटायर्ड जज जो है ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, और 2 सलाहकार होंगे जिसमें से एक महिला का होना आवश्यक है। एक जो है कौन होगी, एक महिला होगी। तो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। बाकी 5 जो है अंशकालिक सदस्य भी इसमें होते हैं। 5 अंशकालिक, ये भी प्रश्न कहीं कहीं बनता है, तो 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो कि SC आयोग, ST आयोग, OBC, NWC नेशनल वुमेन कमीशन। तो ये सारे जो है ये क्या होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, और ये अस्थायी होते हैं। इनका जो है इनका कार्यकाल जो है घटता बढ़ता रहता है। तो ये सारी चीजें थी। और
अब आगे हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। अध्यक्ष देख लिए, इसके पूर्णकालिक सदस्य देख लिए, और इनका कार्यकाल कितने समय का होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है या सदस्य का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, इसको आप देख सकते हैं 3-70, यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक का जो है इनका कार्यकाल होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष तक के अंतर्गत जो है इनका कार्यकाल होता है। और इसका काम क्या है, जो है राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है मानवाधिकारों की सुरक्षा, मानवाधिकारों की सुरक्षा, और दूसरा क्या है, गैर मानवीय कार्यों को रोकना, गैर मानवीय कार्यों को रोकना। यह जो है एनएचआरसी का कार्य है, यानी कि अत्याचार को रोकना। जैसा कि अभी बांग्लादेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ है, तो इसमें यूएन ने संज्ञान लिया है, यूनाइटेड नेशन ने संज्ञान लिया है, और जो है इस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है मानवाधिकारों से संबंधित, वो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसको बनाया जा रहा है। तो मानवाधिकार का कार्य क्या है? गैर मानवीय कार्यों को रोकना, यानी जो कि अगर कोई मानव विरोधी अत्याचार होते हैं तो उनको रोकना और उनका जो है निस्तारण करना। इसके बाद यह जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है कार्य है। तो आशा है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें आप जान गए होंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख चुके हैं कि जो है कार्यकाल 3-70 का होता है, 3 साल या 70 साल का होता है। इसके जो है सदस्यों के बारे में हम लोग जान गए, 1 अध्यक्ष और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं, जिसके बारे में हम लोग जान गए कि हाई कोर्ट का जज रिटायर जज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो है सीजेआई हो सकते हैं रिटायर, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, और बाकी 2 सदस्य होंगे जिसमें से कि 1 महिला होगी। तो 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। आगे इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे जिन प्रश्नों पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति जो है यह कौन करता है? यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही, केवल राष्ट्रपति के द्वारा जो है जिस व्यक्ति को नामित कर दिया उसकी नियुक्ति हो जाती है। इसके लिए बाकायदा एक काउंसिल होती है और काउंसिल कार्य करती है, जिसमें से कि प्रधानमंत्री और स्पीकर लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा अपोजिशन के जो लोग होते हैं, अपोजिशन पार्टी के जो लोग होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और होम मिनिस्टर जो है वो होते हैं। तो ये सभी जो है इनके सभी के एक काउंसिल होती है। यह काउंसिल जो है सदस्यों को जो है नियुक्त करती है, उनको नियुक्ति करती है, या उनको जो है उनको हटाने का कार्य या नियुक्ति का कार्य जो है कौन करता है? यह काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जो कि जिसका कि अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो कि यह कार्य किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर जो है चर्चा करते हैं। यहाँ से मैक्सिमम चीजों को हमने कवर करने की कोशिश किया है। आगे चलते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस इसके बारे में है, उसके जो कि महत्वपूर्ण जो कि आते जाते हैं। तो सबसे पहले परिभाषाओं के बारे में कुछ आप इसको देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, या जिस तरह से भी आप करना चाहें। थोड़ा सा मैं इसका कलर अलग से चेंज कर लेता हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। परिभाषाओं से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले देखें हम लोग, ए में जो है सशस्त्र बल, ये महत्वपूर्ण है। सशस्त्र यानी कि आर्म फोर्स के बारे में बताया गया है। ए में जो है सशस्त्र बलों के बारे में बताया गया है। बी में कौन बताया गया है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होगा जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन 2019 के बाद जो है अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज होंगे। ये तो ए में सशस्त्र बल हो गया। बी में
आपके अध्यक्ष हो गया। सी में राष्ट्रीय आयोग, सी में जो है राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग यानी कि एनसी होगा, नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय आयोग होगा सी में। और अगर डी की बात करें, डी भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। डी जो है मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। डी में क्या मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है इसके डी में। ई में जो है मानवाधिकार न्यायालय को बताया गया है। ई में क्या बताया गया है? मानवाधिकार न्यायालय के बारे में बताया गया है। और एफ में, एफ भी महत्वपूर्ण है, एफ देख लीजिएगा, राष्ट्रीय प्रसंविदाएं, राष्ट्रीय प्रसंविदाएं जो हैं यह एफ में बताया गया है। जी में सदस्यों के बारे में बताया गया है। जी में सदस्य कितने होंगे? 5 अंशकालिक सदस्य होंगे और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो इसको किस में बताया गया है? जी में बताया गया है। एच में जो है क्या है? एच में जो है आपका राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। थोड़ा जगह कम है स्क्रीन का, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। इसको आप धीरे धीरे पॉज करके अगर आपको नोट बनाना होगा तो बना लीजिएगा। एच में क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हो गया। आई में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। आई में क्या है कि एसटी आयोग हो गया। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। आई में क्या है? एसटी आयोग हो गया, यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। और जे में राष्ट्रीय महिला आयोग। जे में क्या है? राष्ट्रीय एनडब्ल्यूसी इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय वेमेन कमीशन इसको बोलते हैं। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष अभी आपको जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यह जो है श्रीमती रेखा शर्मा हैं। इसके चेयरमैन कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। एनडब्ल्यूसी हो गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया। के में जो है आपका अधिसूचना हो गया, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एल में नियत हो गया। एम में जो है लोक सेवक है। एम में लोक सेवक है। एम में क्या है? लोक सेवक, लोक सेवक, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा। लोक सेवक हो गया एम में। और एन में जो है आपका राज्य आयोग हो गया। एन में क्या है? राज्य आयोग। राज्य आयोग बहुत हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, राज्य आयोग से प्रश्न है, क्योंकि हम एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादा करके जो है सेंट्रल लेवल के ही चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इसको आगे हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे, जहाँ से आपका जो अगर कोई विशेष कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाता है। यहाँ से मैक्सिमम जहाँ तक मेरा अनुभव है, प्रश्न जो है यहाँ पे आपके समझ को, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत ही जो है धाराओं से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आपका जो डेफिनेशन से वो महत्वपूर्ण है, डेफिनेशन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी इसको हम एक सेक्शन में, यह काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको जल्दी ही समाप्त करेंगे। आगे जो है आपको इससे संबंधित एमसीक्यू, लगभग 100 एमसीक्यू पर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, और आप यहाँ से जो भी संबंधित प्रश्न होंगे वो आपको जरूर ही क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, कुछ प्रश्न हम लिए हैं इस सेगमेंट में, जो हम लोग पढ़ाए हैं इस सेगमेंट के अंतर्गत कुछ प्रश्न लिए गए हैं, तो उन प्रश्नों के बारे में हम लोग जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि लंबा समय हो जाता है। और लंबा समय हमें भी पता है कि लंबा समय जो है आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लंबे समय में जो है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी है। इसको कोई भी बताए, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है, मैं वेट कर रहा हूं कि 1 मिनट में आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? यानी कि पार्लियामेंट में जो है संसद के कौन से अधिनियम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है? तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे चुके होंगे। चलिए मैं बताता हूं, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जो है यह जो है इसका गठन हुआ था। चलिए दूसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं? कितने अध्याय और कितने धाराओं में यह विभक्त है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो है
कुल जो है 8 अध्याय हैं और इसमें कितनी 42 धाराएं हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 अध्याय और 42 धाराएं जो है इसके अंतर्गत जो है, सॉरी 43, 8 अध्याय और 43, ये देखिए ये गलत हो जा रहा है, 8 अध्याय और 43, 43 सेक्शन इसके अंतर्गत है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न इसका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार किस प्रकार की संस्था है? यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, यानी और संवैधानिक संस्था कई बार पूछा जाता है फंसाने के लिए, तो संवैधानिक संस्था यानी यह स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर दीजिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी इज एन इंडिपेंडेंट सिचुएशरी बॉडी व्हेन वाज इज इट एस्टेब्लिश्ड। चलिए इसका उत्तर मैं देता हूं, ए है इसका सही उत्तर। 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी जो है स्थापना हुई थी। एनएचआरसी की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं 100 प्रश्नों का सेट आपको दूंगा और जो कि एनएचआरसी से होंगे, वहां से जो भी कंफ्यूजन होंगे वो आपके दूर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? सार्वभौमिक घोषणा जो है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, जिसके बारे में जो है 30 आर्टिकल के बारे में जो हम लोग बात करते, जो 30 आर्टिकल थे जो यूडीएचआर के द्वारा जो है सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। यूडीएचआर के द्वारा जो है सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, उसमें 30 आर्टिकल थे और 30 आर्टिकल को के बारे में जो है सदस्य देशों के द्वारा जो है उसको अपने संविधान में लागू करने के लिए मनाया गया था। इसीलिए इसको हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रूप मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत सारे लोग इसके प्रश्न के उत्तर दे दिए होंगे। तो यह जो है 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। 10 दिसंबर को जो है ये प्रश्न 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है, संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लोकेटेड? तो कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, नहीं नई दिल्ली है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? यह है नई दिल्ली। एनएचआरसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष के सिवा कितने सदस्य होते हैं? यहां पूछा जा रहा है कि एक अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं। तो मैंने बताया आपको अभी भी कि एक जो है अध्यक्ष होते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, पहले सीजेआई हुआ करते थे। उसके बाद 5 जो है अंशकालिक, सॉरी 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इसमें जो है 5 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं। यह जो है घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन एथेंटिक रूप से अंशकालिक, इनका जो है कार्यकाल जो है घटता बढ़ता रहता है। और इनका कितना होता है? 370, यानी 3 वर्ष सर्विस या 70 के एज तक जो है यह जो है सदस्य रहते हैं। तो एक अध्यक्ष के अलावा जो है 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो गया। अंशकालिक सदस्यों की अगर बात करें तो इसमें जो है आप 5 सदस्य, इसमें से ओबीसी आयोग, एससी आयोग, हो गया, एसटी आयोग, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, नेशनल विमेन कमीशन हो गया। तो ये सारे जो है यह अंशकालिक सदस्य होते हैं, जो कि 5 होते हैं। इन आयोगों से जो है यह 5 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल जो है घटता बढ़ता रहता है, कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है एटेंकली रूप से तो एक अध्यक्ष होते हैं और 5 जो है सदस्य होते हैं। जब भी प्रश्न पूछा जाए तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न के ऊपर आज, राष्ट्रीय मानवाधिकार
आयोग का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य, इस तरह के प्रश्न जो है प्रचलन में है और इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको पढ़िए प्रश्न को। जीवन का अधिकार संरक्षित करना बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित करना ये भी सही है। मानव समानता का अधिकार संरक्षित करना ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य जो है यह उपरोक्त तीनों ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जो है यह कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री रंगनाथ मिश्रा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र। यह कौन है? यह एनएचआरसी के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। और जो है एनडब्ल्यूसी की अध्यक्षा इसमें कौन है? एनडब्ल्यूसी की अध्यक्ष इसमें कौन है? एनडब्ल्यूसी का मतलब होता है नेशनल वीमेन कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा है। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1990 में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग एनडब्ल्यूसी नेशनल वीमेन कमेटी जो है अधिनियम जो है यह कब 1990 में यह जो है पारित हुआ था। वर्तमान में जो है श्रीमती रेखा शर्मा जो है इसकी अध्यक्ष हैं। तो इस तरीके से यथासंभव हमने जो है प्रयास किया कि आपके लिए जो है मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ से कवर कर सके। राज्य ह्यूमन राइट कमीशन को हमने इसमें स्किप किया हुआ है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ही हम इसमें लिए हैं और इससे संबंधित मैक्सिमम जो प्रश्न इस परीक्षा में बन सकते हैं उसको कवर करने की कोशिश किया है। इसके बाद अगले सेगमेंट में यहाँ से जो है एनएचआरसी से 100 प्रश्न जो कि आपके परीक्षा को लेवल को कवर करते हैं, वहाँ से इस प्रश्न पर हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इसके साथ जुड़े रहें, ताकि जो है हमारा मोटिवेशन होता रहे। आप कमेंट जरूर करें। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग क्यूबिक्स क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रैक्टिस सेट है उसमें करंट के साथ साथ ये जो सारी चीज़ें आप ये यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर को भी हम उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से उसमें रख के और उसका डीप सॉल्यूशन के साथ उन सारी चीज़ों को एप्लीकेशन के अंतर्गत दिया गया है। तो आप जरूर वहाँ जाएं और अपने जो है इन प्रश्नों को लगाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बाकी आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए और अपने ऊंची उड़ान भरने की जो आपका हौसला है उसको बरकरार रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।